बहुत लोग होते हैं, मैं क्लास में हम जब पढ़ते थे तो बहुत लोग होते थे, सबकी वजह अलग अलग है। किसी को घर से नहीं निकलने दिया जाता तो कोचिंग भेज देते हैं, मतलब वो कोचिंग आ जाते हैं कि कोचिंग के बहाने से घर से बाहर आ जाएंगे। किसी को लगता है कि अब और क्या बचा, कॉलेज खत्म हो गए, क्या करें, तो कोचिंग ही कर लेते हैं, आरएसी कर ले, और कोई नौकरी नहीं बची, इसके फॉर्म आ रखे हैं तो यही भर देते हैं। या फिर किसी को सच में होता है कि हाँ हमें कुछ करना है, जिसने वजह बताई थी कि हमें पावर चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, ऐसा कुछ करना है कि मोदी की तरह लोग हमें भी जाने। नहीं, मैं उस अब हंसी की बात नहीं है, ये ठीक बात है कि लोग आपको जाने। तो अब जब आपका मोटिवेशन का वजह क्लियर, वो आपका शुरू करने की वजह क्लियर होगी तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। मैंने शुरू किया था कि मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, मैंने चार्टेड अकाउंटेंसी भी की हुई है, मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, हाँ सीए हूँ। उसके बाद शुरू किया था मैंने। हाँ, ये क्या होता है? क्या बैकग्राउंड है आपकी, क्या वो चल रहा है? आर्ट्स है आपके पास, बायो है आपके पास, साइंस है आपके पास, चार्टेड अकाउंटेंट, फिर आप क्या करोगे जान के? बायो वाले चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं सीए। हाँ, सीए सुना है, कंप्यूटर वाले नहीं होते। तो मैंने सीए करने के बाद यहाँ आई थी मैं। मेरा सोर्स ये था, पहली बात तो मेरा को स्टार्टिंग से क्लियर था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, पर मेरा वजह क्या थी, क्योंकि मेरे पापा चाहते थे, वो चाहते थे कि मेरी बेटी कुछ अच्छा करे, लोग जाने उनको, मतलब मुझको इसकी वजह से जाने। जब ये कहते हैं ना कि यार इसके फादर हैं ये, तो उनको आज बहुत अच्छा लगता है। तो वो हमें बचपन से स्टोरी सुनाते थे कि किसी कलेक्टर ने ऐसे कर दिया, देखो उसने ऐसे कर दिया, उसके पास इतनी पावर है, उसने ऐसे, वो स्टोरीज जब वो बचपन से सुनाते थे तो वो कहीं बैठ गई कि हाँ, उन्होंने कभी मुंह से नहीं कहा कि तू सिविल सर्विसेज कर ले, लेकिन उनकी बातें सुन सुन के लगा कि नहीं यही करना है। वो मेरी वजह थी। मैंने सीए भी इसीलिए चूज किया था कि एक बैकअप ऑप्शन की वजह से, कि नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई, कभी ऐसा हुआ, क्योंकि दोनों के चांसेस बराबर रहते हैं, आपको प्रैक्टिकल तो रहना ही पड़ता है, रियलिस्टिक होना चाहिए। तो मैंने सीए किया था कि ठीक है, नहीं बैठा तो प्रैक्टिस कर लेंगे। तो सीए किया, उसके बाद मैं यहाँ आ गई। तो मेरी डीमोटिवेट होने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि मेरी मोटिवेशन की वजह क्लियर थी कि मुझे उनके लिए करना है, मुझे मेरे लिए नहीं करना। जस्ट इसलिए मैंने आपसे सबसे पहले वजह पूछी थी। वजह क्लियर है तो आप कभी डीमोटिवेट होगे ही नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पढ़ाई में कभी मन नहीं लगे कि यार ये क्या कर दिया। आप सोचो, मेरे पास डीमोटिवेट होने की हजारों वजह थी। मेरे साथ वाले जो सीए थे, मेरे दोस्त लोग थे, सब अच्छे अच्छे पैकेजेस पे थे, अच्छी लाइफ जी रहे थे, अच्छे सिटीज में थे। किसी का 30 लाख का पैकेज, किसी का 40 लाख का, किसी का 50 लाख का। कोई प्रमोट होके कहीं कोई फॉरेन जा रहा है, कोई फॉरेन जा रहा है। मैं भी ये सोचा, कई बार आता भी है, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में नहीं आया होगा कि मैंने कहा मैं कहाँ फंस गई, मैं भी काश कॉर्पोरेट में चली जाती है, मैं नहीं सोचती कि मुझे कुछ करना है। लेकिन वो एक दो दिन रहता है, फिर लगता है कि नहीं। आप मैं अपने पापा की शक्ल देख के लगता है कि वो कितना सपोर्ट, ये इन्हीं की वजह से तो कर रही हूँ मैं। कर लूंगी फिर छोड़ दूंगी, क्या उससे क्या हो गया, एक बार करूँ तो सही, इनके लिए तो करूँ, पैसे ही तो कमाने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। खुशी तो वो होगी जो इनके चेहरे पे आएगी, मेरे लिए सेटिस्फैक्शन तो वो होगा मेरी वजह से जब ये खुश होते हैं, है ना। सोसाइटी में उनको भी लोग बुलाते हैं कि आप इनके फादर हैं, आप जरूर आइए, या मैं नहीं जा पाती तो वो बड़े खुश होते हैं। तो जब आपकी वजह क्लियर है तो डिमोटिवेट आप होंगे ही नहीं। ठीक है। दूसरा, डीमोटिवेट के समय क्या किया, देखो कई बार हाँ मन ऐसा करता है कि यार ये क्यों कर लिया, या वहां कर लेते थोड़ी बहुत। तो एक दो दिन हो सकता है आपके खराब भी हो जाएं, लेकिन फिर वापस आ जाते हो आप ट्रैक पे। ऐसा नहीं है कि आप पूरा छोड़ ही दोगे, ऐसा थोड़ी होता है कि आप छोड़ ही दोगे। डीमोटिवेट हो रहे हो तो कि अब तो मैं करूंगा ही नहीं, मैं तो छोड़ ही दूंगा, नहीं ना। आप करते रहे तो भले एक दो दिन का ब्रेक आ जाए, लेकिन आप
उसको कंटिन्यूटी रखते हो। जब आपका समय खराब हुआ तो आपको गुस्सा आया होगा। समय तो देखो खराब, ऐसे गुस्सा सबसे ज्यादा आता है सिस्टम पे, जब आपने पढ़ लिया और पेपर हो जाता है पोस्टपोन, फिर न्यूज मिलती है कि अब तो कैंसिल हो गया, कई बार कोर्ट में चला गया, अब क्या करें, वापस देना पड़ेगा। लेकिन वो चीज़ें हमारे हाथ में ही नहीं रहती, क्या कर सकते हैं, उसका भी कोई हमारे हाथ में सॉल्यूशन नहीं है। वो तो जो होगा वही होगा। आपके साथ हो रहा है, सबके साथ होगा। आपके लिए अकेले के लिए पेपर कैंसिल नहीं होता, आपके अकेले के लिए कोर्ट केस नहीं हुआ, सबके लिए होता है, सब बराबर। और खराब तो मैं तो करती ही नहीं थी। पहली बात तो ये कि बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से समय खराब होता है, वो तो सबका होता है। बाकी मेरा तो यही कहना है, आप सोशल मीडिया से दूरी रखिए। आपको पता नहीं होना चाहिए कि टेलीग्राम पे किसी ग्रुप में क्या बातें चल रही हैं, कि ये पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, या ये पेपर लीक हो गया, या ये हो रहा है, वो हो रहा है। जितने आप कट ऑफ रहेंगे बाहर की दुनिया से, उतना आप शांति में रहेंगे, सुखी रहेंगे। ये आपको पता ही नहीं है। कई बहुत बार हमारे साथ होता है, मैं जब नहीं चलाती थी सोशल मीडिया या टेलीग्राम नहीं चला रही हूँ, पता नहीं चल रहा कि पेपर पोस्टपोन भी हो रहा है कि नहीं, लोग फोन करके बताते थे पेपर पोस्टपोन हो रहा है क्या, न्यूज ये किसने कहा। पूछ भी किससे रहे हो, जिसको मुझे मुझे तो वैसे ही नहीं पता कि पेपर पोस्टपोन हो रहा है कि नहीं। तुम्हारा काम पढ़ने का है, आज नहीं हुआ हो जाएगा ना पोस्टपोन, क्या दिक्कत है, अगली बार भी तो पढ़ के ही देना है। अगली बार कौन सा तुम बिना पढ़े उठ के चले जाओगे तो पेपर हो जाएगा। पढ़ते तो तुम्हारा तो एक ही काम है, पढ़ना। तुम्हें दिमाग क्यों ही लगाना है कि हमारे हाथ में तो सिर्फ पढ़ना है कि पेपर पोस्टपोन हो गया तो क्या होगा, हो गया तो हो गया, सबके लिए होगा, तब भी तो तुमको पढ़ के ही जाना है। ये चीज है। कम बैक नहीं हो रहा मैम, क्या करें कि पढ़ाई में मन लगने लगे। कहाँ से कम बैक नहीं हो रहा। हनी सिंह और बादशाह, जो सब्जेक्ट पहले हो गए हैं वो नहीं पढ़े जाते। कोचिंग प्लस जो अभी चल रहे हैं, प्लस मोबाइल, प्लस क्या क्या, अगर वो पढ़ें तो करंट में चल रहे सब्जेक्ट्स छूट जाते हैं। अगर आपने ढंग से किया होगा तो कुछ भी नहीं छूटेगा। ये क्वेश्चन ही गलत है कि करंट में चल रहे सब्जेक्ट्स तो छूट जाते हैं और आप पिछले पढ़े हुए सब्जेक्ट्स के बारे में फिक्र कर रहे हो। अगर आपने आज पढ़ के रखा है ढंग से, जो क्लास में चल रहा है, नोट्स बनाए हैं, तो छूटेगा कैसे। और अगर अभी ढंग से पढ़ा है तो आप कभी भी उठा के देख लो। आज भी मुझे याद है कि मेरे किसी रजिस्टर के पेज पे कुछ अगर लिखा है तो राजवीर सर ने क्लास में क्या स्टोरी सुनाई थी। वो पेज पे अगर हिस्ट्री की कॉपी में कुछ लिखा है तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है, क्योंकि क्लास में ढंग से पढ़ा है। क्लास के नोट्स उठा के देखो, कोई रिवीजन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने आज यहाँ ढंग से सुना सर को और हाथों हाथ रिवाइज कर लिया, और इतना तो सर क्लास में ही रिवाइज करवा देते हैं कि आपको घर जाके भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। सर तो इतना मतलब टिप्स पे करा देते हैं, पढ़ाते हैं। राजवीर सर की क्लास हो गई ना तो आपको सभी रिवीजन कराते हैं यहाँ पे, तो दिक्कत नहीं आती। अगर आपने क्लास में अभी सब ढंग से पढ़ के रख दिया तो रिवीजन में भी नहीं आएगी। आप कभी भी उठाओगे सारी स्टोरीज, सारे याद करने के तरीके सब याद आ जाएंगे, कुछ नहीं छूटता। मोबाइल की तो लत आपको ही छुड़ानी पड़ेगी। और क्या क्या तो मैं क्या बताऊं, क्या क्या, वो तो आपको जो क्या क्या पता है वही बता सकता है कि क्या क्या। किसका कम बैक नहीं हो रहा। फोन, अच्छा ये हो गया, ये भी हो गया। जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं उन्हें वापस रिवीजन कैसे करें ये भी बता दिया। नींद ज्यादा आती है, खाना कम खाओ, छाछ मत पियो, नींद ज्यादा आती है उससे। हाँ, स्ट्रेटेजी की बात करें कि कैसे स्टार्ट करते हैं। प्री और में मतलब आप यूपीएससी भी है और आरएएस भी है ना, तो दोनों के लिए, प्री के लिए तो लगभग सी स्ट्रेटेजी सेम होती है, कंटेंट भले ही अलग हो सकता है ना, कि आप आरएएस में राजस्थान पढ़ रहे हैं ज़्यादा, यूपीएससी में आप इंडिया लेवल का थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ते हैं। पर स्ट्रेटेजी देखो, मेरे को तो जो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और मेरे लिए काम भी आया और आपके लिए भी शायद सभी के लिए वही काम आता है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख। सबसे पहली चीज सिलेबस सबके पास है, यूपीएससी और
आरपीएससी दोनों का, आरएस प्रीलिम्स का और यूपीएससी प्रीलिम्स का। दूसरी चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबके पास है, दोनों के, है ना। तीसरी चीज न्यूज़पेपर रीडिंग, करंट अफेयर सबका चल रहा है, आ जाए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको नोट्स बनाया कीजिए, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया कीजिए, और यहाँ जो मॉक टेस्ट हो सिलेबस के हिसाब से वो भी दिया कीजिए। और नोट्स बनाएंगे तो मेरे हिसाब से वो ठीक रहेगा कि आप क्वेश्चन क्या चल रहे हैं, आप उसकी प्रैक्टिस तो तभी कर पाएंगे ना जब आप अपडेटेड रहेंगे। प्रीलिम्स में ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ें आती हैं, ये हुआ या नया कुछ हो गया करंट से रिलेटेड, तो अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप उसको कैसे करेंगे, है ना। दूसरी चीज़ आती है मेंस के लिए। प्री और मेंस का भी सबसे पहले आता है सिलेबस। प्री में आप फिर भी इधर उधर हो सकते हैं सिलेबस से, कि बहुत इतना क्लियरली डिफाइंड नहीं होता। प्री का सिलेबस एक टर्म लिख देता है, लेकिन मेंस का सिलेबस बहुत डिफाइंड होता है। कोई भी क्वेश्चन आता है वो अपने मेंस के पूरी उस लाइन से उठ के आ जाता है। तो मेंस का सिलेबस, और हर टॉपिक पे जो भी एक लाइन एक वर्ड दे रखा है उस टॉपिक के आपके पास सारे नोट्स होने चाहिए। जैसे आरएस में 2, 5, 10 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है ना, पैटर्न तो पता है ना कि मेंस का क्या पैटर्न है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के आते हैं और 10 नंबर के आते हैं। तो कोई भी आप मेंस के सिलेबस की लाइन उठाएंगे तो उसका कंटेंट इस तरह से तैयार होना चाहिए कि इस लाइन से अगर 2 नंबर में आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, 5 में आ गया तो मैं क्या लिखूंगी, 10 में आ गया तो मैं क्या लिखूंगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मतलब कोई भी सिलेबस की एक भी लाइन, भले ही कोई कहे कि ये 10 नंबर का है तो आपको 2 में भी आना चाहिए, आपको 5 में भी आना चाहिए और 10 में तो आना ही आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले तो क्लास नोट्स ही पढ़ेंगे जो आपको करवाए जा रहे हैं क्लास के साथ साथ। दूसरा, आप इंटीग्रेटेड के हैं तो शायद आपके कॉलेज भी चल ही रहे होंगे। कॉलेज चल रहे हैं तो बेसिक चीज़ें जैसे एनसीईआरटीज या बेसिक बुक्स तो आपकी चल ही रही होंगी कॉलेज के हिसाब से, उनको चलाते रहिए। बाकी जब एग्जाम आए मैं उस हिसाब से आपको थोड़ा बता देती हूँ कि क्या करना है। जो अभी तक के आपके नोट्स बन चुके होंगे, क्लास खत्म करते करते तक आपने कहीं और से भी कुछ पढ़ा होगा, कॉलेज में भी कुछ पढ़ा होगा कि आपको लगेगा कि यार नोट्स में ऐड ऑन कर लेते हैं, या कहीं न्यूज़पेपर में से कुछ चीज़ लगेंगी कि इसको भी नोट्स में डाल लेते हैं। कहीं कहीं से भी आपने लिखा उसको नोट्स में लिखते जाइए। एक जगह नोट्स ऐसे हो कि बस एक ही हो, बार बार नहीं कि ये टॉपिक मैं कहीं और से पढ़ लूंगा, ये मैं कहीं इस बुक में से देखूंगा, ये मैं कहीं इस बुक में से देखूंगा। नहीं, एक जगह सारे नोट्स हो, भले ही आपके क्लास नोट्स हैं, आप सोर्सेस दूसरे भी पढ़ रहे हैं तो भी एक ही जगह कंसोलिडेट करके लिखिए उनको। वो लिख लिया, फिर उसके मल्टीपल रीडिंग, मल्टीपल रिविजन। जैसे जैसे टेस्ट हो, क्लास टेस्ट मिस नहीं करने, एक तो कोई से भी, ना तो प्री के ना मेंस के। नहीं आता तो भी लिखना है, कुछ भी नहीं, एक ही क्वेश्चन आता है लेकिन लिखना है। भले ही सबमिट मत कराओ पर लिखो तो सही। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये मैंने पढ़ा ही नहीं की इस बार ना, मेरा क्लास छूट गई, मैं कहीं चली गए, कॉलेज के एग्जाम आ गए, क्लास छूट जाती है, मत लिखो। मतलब मत सबमिट करो, लेकिन लिखना जरूरी है, उसको अपने पास रखो, जब टाइम हो तब लिख लेना पूरा पेपर, लेकिन मिस नहीं करना है। ठीक है, आपका एक ही गोल होना चाहिए, पढ़ाई। फिर तो घंटे की बात ही नहीं आती। घंटे मैनेज तो तब करने पड़ रहे हैं ना जब आप कुछ और कर रहे हो। अभी आपके पास और कुछ है ही नहीं करने को, तो घंटे गिनना ही क्यों है। मेंस के टाइम पे तो आपको ऐसा नींद नहीं आएगी, मैं मेरी बता रही हूँ, नींद नहीं आती। मैं बिना, कई बार ऐसा होता है मैं बिना सोए पेपर देके जाती हूँ, दिमाग सोने नहीं देता। इतनी मतलब सोते सोते भी रिवाइज करता रहता है कि सुबह ये पेपर में लिख के आना है। और आपको पता है पेपर कैसे होते हैं, कोई गैप नहीं मिलता, एक दिन में 2 पेपर, एक दिन में 2 पेपर। आपको पहले से ही ऐसे स्ट्रेटेजी बनानी होती है, टाइम ऐसे मैनेज करना है, शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने हैं कि आपको देने से पहले ही पेपर को पता होना चाहिए कि मैं उस दिन, मेरे को 12 से 2 घंटे मिलेंगे, 12 से 2 बजे के बीच में 2 घंटे मिलेंगे, तो उसमें मुझे सेकंड पेपर के कौन से नोट्स काम आएंगे, उस टाइम पे क्या कमजोर है, मुझे क्या वहां पे सेंटर पे बैठ के रिवाइज करना है, उसके नोट्स उस हिसाब से होने चाहिए। एक दिन पहले, पेपर 1 है, एक दिन पहले अपने क्या मैं पढ़ूं ताकि मेरा इकोनॉमिक्स भी रिवाइज हो जाए, मेरा हिस्ट्री भी रिवाइज हो जाए, मेरे करंट अफेयर्स जो मेरे काम आएंगे, छोटे सब्जेक्ट्स भी रिवाइज हो जाए। इतने छोटे नोट्स हो जाने चाहिए लास्ट तक, वो रिवाइज कर करके आएगा। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है लिख लो कि या ये, पहले तो आपको लगता है कि 4-5 रिवीजन करके समझ में आ जाता है
कि कौन सी चीज हमारे दिमाग को याद है और कौन सी हम नहीं याद रख पा रहे। जो नहीं याद रख पा रहे उसको लिख लो अलग से कि यही चीज मुझे दिक्कत कर रही है, इसी को बार बार या मैं तो इनफैक्ट बताऊं, मेंस के टाइम पे आपने टाइम मैनेजमेंट का पूछा, 5 मिनट तो क्या, एक एक मिनट मेरे लिए कीमती थी उस टाइम पे। मुझे लगता है कि सोते, हम जब सो के उठते हैं, हम पढ़ के सोए हैं और हमारे पास और कुछ नहीं है, फिलहाल तो एग्जाम है और कुछ है ही नहीं करने के लिए, पढ़ के सोए हैं। अभी सर दिलीप सर लेते हैं आपकी क्लास? नहीं लेते? तो अभी सर लेंगे कभी, कभी तो बताएंगे, वॉर टाइम और पीस टाइम की स्ट्रैटेजी बताते हैं सर, कि युद्ध काल में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और शांति काल में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। शांति काल तो अभी चल ही रहा है आपका, जैसे मन चाहे वैसे पढ़िए, कोचिंग के हिसाब से पढ़िए, यहाँ के टेस्ट के हिसाब से पढ़िए, पर जब युद्ध काल यानी एग्जाम का टाइम आए तब आपको 1 सेकेंड भी नहीं वेस्ट करनी। मैंने क्या कि मुझे तो ऐसा लगता था कि एक एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, मैं अगर वॉशरूम जा रही हूँ तो वो टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे जो मुझे लगता था कि ये मुझे याद नहीं हो रहे। हिंदी हम पढ़ रहे हैं तो मैंने इवन मेरे वॉशरूम्स में छोटे छोटे स्टिकर नोट्स बना के चिपका दिए थे कि ये हिंदी के टर्म्स मुझे याद नहीं हो रहे, शब्द युगम याद नहीं हो रहे, पर्यायवाची याद नहीं हो रहे, और क्या क्या याद नहीं हो, इंग्लिश के वन वर्ड्स सपोज याद नहीं हो रहे, तो जो टफ है मेरे लिए उनको मैंने लिख लिख के वहां चुपका, कहीं भी चुपका लो, आपकी स्टडी टेबल पे चुपका लो, जहां भी आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैप चुपकाते हैं तो बस देखते रहना है, सर यही बताते हैं, देखते रहना है, डेली देख लो उसको। तो ऐसे ही मैंने तो वहां सारे चिपका दिए थे कि उठूं तो भी मुझे वही दिखे, जो और कुछ दिखे ही नहीं। पढ़ाई ही करनी है और कुछ करना है, दिमाग सोचने ही नहीं देता। इसके बाद नींद, नींद ज्यादा आती है, शांति काल में आती है तो ठीक है, पर अगर वॉर टाइम में आती है तो गड़बड़ है। कौन है ये पूछने वाला? हाँ, सभी हैं? नहीं, सभी तो नहीं होंगे। घंटे वाला क्लियर है? कितने घंटे? अभी आप कितने भी घंटे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लो, अभी आप बहुत अर्ली स्टेज पे हो, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, टेस्ट दे रहे हैं वो टेस्ट दे लो, और कुछ है भी नहीं करने का तो पढ़ाई कर लो, घंटे क्यों गिनना है ना? जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। कोचिंग के नोट्स और कोचिंग के नोट्स के अलावा बाहर से क्या क्या पढ़े? हाँ, क्या? हाँ, सबसे यही पूछते हो और अभी तक क्लियर भी नहीं हुआ कि क्या क्या पढ़े? अभी तो कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, अभी सिर्फ वही पढ़ लो। आप जिस स्टेज पे हैं आप उतना भी कर लोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। जब आप एग्जाम देने लायक पहुंचोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और मुझे किस चीज को ज्यादा पढ़ने की जरूरत है और किस चीज को कम पढ़ के भी मेरा काम चल जाएगा, है ना? जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए उन्हें कैसे वापस रिवीजन करें? जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए तो उसके लिए टेस्ट सीरीज चलती होगी ना? टेस्ट सीरीज तो चलती है, उसमें क्लास के अलावा भी टेस्ट होते होंगे ना जो पहले हो गए, तो टेस्ट सीरीज के हिसाब से पढ़ो ना, रिवीजन अपने आप होता रहेगा। हर वीक टेस्ट होते हैं तो टेस्ट के हिसाब से देखो अगले वीक किसका टेस्ट है, वो कॉपी उठाओ, और जब आप बार बार रिवाइज कर लोगे तो इतनी दिक्कत भी नहीं आएगी, पेज की विजुअल मेमोरी बन जाती है आपके नोट्स की, कि बार बार आप रिवाइज कर रहे हैं तो अपने आप ही दिखता है कि यार उस पेज पे क्या लिखा हुआ है, उस पेज पे ये लाइन लिखी हुई थी, है ना? तो रिवीजन तो टेस्ट के हिसाब से कर लो, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो आपको शेड्यूल है टेस्ट, फोन की आदत कैसे छुड़ाएं? हॉस्टल में कौन है ये? कोई बताएगा भी नहीं कौन है। फोन की आदत किस किस को वैसे, अच्छा सही बताओ, किस किस को फोन की आदत है? और आप देखते क्या है फोन में?
हाँ, रील्स, रील्स देखते हैं। और कोई भी कुछ देखता है क्या? हाँ, वेब सीरीज। और हाँ, एक एक करके बोलो। क्या? मूवीज, वेब सीरीज और रील्स, यही। कुछ और भी रह गया क्या? हाँ, तारक मेहता, उसके बिना तो खाना नीचे नहीं जाता। तारक मेहता देख लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा ये कोई भी चीज की क्वांटिटी जब तक ठीक है ना, सफिशिएंट है, वो कभी हार्म नहीं करती। चलो, आप 24 घंटे भी पढ़ाई नहीं कर सकते, 8 घंटे सोने के भी हटा लो। 8 घंटे सोना भी इस टाइम बहुत ज्यादा है, पर ठीक है, हटा लो 8 घंटे। उसके बाद आप हर टाइम पढ़ाई नहीं कर सकते, 16 घंटे भी पढ़ाई नहीं हो सकती। तो ठीक है, थोड़ा टाइम आप, पर उसके लिए ब्रेक लेना हो ना, जब आपको कि यार अब पढ़ के बोर हो गए, 5 मिनट फोन देख लेते हैं, तब देख लो। पर वो आजकल वो स्क्रॉलिंग 5 की का 5 घंटे बन जाता है। हाँ, वो समझ में नहीं आता। ये तो आपको ही छुड़ानी पड़ेगी। जब वही मैं कहती हूँ, आपको अपना गोल क्लियर होता है तो हाथ दिमाग सब कोऑर्डिनेट उसी अकॉर्डिंग करते हैं। आप अभी खैर छोटे हैं, अभी एज, एग्जाम सर पे होता है तब तो वैसे ही कुछ ध्यान नहीं रहता। ये फोन तो छुड़ाना पड़ेगा आपको। कैसे? कोई पूछ रहा है? हाँ, आपको लगता है तो एक मूवी देखने की जिसको आदत है तो एक दिन बना लो ना संडे को, कि एक दिन संडे को मूवी देखेंगे, या कोई वेब सीरीज देखनी है तो संडे को देखेंगे, बाकी टाइम पढ़ाई करेंगे। और रील्स वाली आदत तो उसको तो आपको धीरे धीरे ही कम करना पड़ेगा। छोटे फोन ले लो, आजकल तो वापस से वही चल रहा है कि छोटे फोन लो, आपको इतना कुछ जरूरत नहीं है। नेट की जरूरत है तो आप कोई वाईफाई से कनेक्ट करके किसी का लैपटॉप पे चला लो या कंप्यूटर पे चला लो, तो ऑनलाइन अगर चाहिए तो। बाकी तो छोटा फोन रखो, वो सबसे बेस्ट है। और आजकल तो वही फैशन आ रहा है वापस से, सब छोटा फोन रखना है, वो सेफ भी है और बेस्ट, ऐसे भी बेस्ट है। मैम, आपका माध्यम कौन सा था? इंग्लिश माध्यम वालों का चयन हिंदी माध्यम की तुलना में ज्यादा होता है। ये आप यूपीएससी की बात कर रहे हैं? दोनों में तो नहीं होता, आरएस में तो पहले बल्कि हिंदी वाले एडवांटेज मिलता था उनको हिंदी का। अब तो फिर भी मेरा इंग्लिश था, और आरएस में तो बराबर से रहते हैं। अब तो आरएस में मीडियम का तो कोई रोल नहीं है अब, ज्यादा कुछ बराबर ही मार्किंग होती है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा कम होता है कुछ। यूपीएससी में जरूर कहते हैं कि हाँ, इंग्लिश वालों को थोड़ा सा फायदा रहता है, हिंदी वालों को थोड़े कभी सोर्सेज की भी कमी लगती है शायद। मैंने बताया कि 2 टाइम होते हैं, एक पीस टाइम, एक वॉर टाइम। हाँ, युद्ध काल। पीस टाइम पीस टाइम में तो देखो कोचिंग में आते थे, कोचिंग आए, क्लास हो गई, रिवाइज कर लिया, जाके न्यूज़पेपर पढ़ लिया थोड़ा बहुत, और उसके बाद उस सब्जेक्ट से, जैसे आज आपको अगर सपोज पॉलिटी में प्रेसिडेंट पढ़ाया, तो आप प्रेसिडेंट के क्वेश्चन जितने हो सकते थे मैं उतने अभी के अभी कर लेती थी। यूपीएससी के खोल लो, आरएस के खोल लो, यूपीएससी के इतने मॉक पेपर होते हैं पुराने, जिसमें भी प्रेसिडेंट का क्वेश्चन दिखा हाथों हाथ। और ऐसा उसमें कुछ क्वेश्चन में भी कई बार ऐसा होता है, नोट्स में चीज नहीं होती, लेकिन उस क्वेश्चन में, कई बार क्वेश्चन में एमसीक्यू में कोई ऐसी चीज लिखी आ जाती है जो हमें लगता है ये आगे इंपॉर्टेंट है, या ये तो मैं पढ़ना भूल ही गई थी, तो वो क्वेश्चन करते करते फिर वो नोट्स में लिख लो उसको हाथों हाथ ही, आपका टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। अगर आज आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी मतलब कुछ भी टॉपिक, पार्लियामेंट पढ़ लिया, अभी क्या चल रहा है उससे रिलेटेड सारा, कौन कौन से आर्टिकल न्यूज में हैं, और जो भी आप चाहते हो कि ये मेरे नोट्स में आए, उसके लिए क्वेश्चन करो। कई बार हम होते हैं कि बुक्स पढ़ते टाइम या नोट्स पढ़ते टाइम किसी भी लाइन को इग्नोर कर देते हैं कि यार इससे तो क्या क्वेश्चन आएगा, ये तो ऐसे ही है। लक्ष्मीकांत पढ़ते हुए, ये हमारे साथ भी था, मेरे साथ भी था, कि मुझे याद है एक एमएन रॉय का एक कम्युनिस्ट मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, उसके लिए एक लक्ष्मीकांत ने एक लाइन लिखी हुई थी, इंट्रोडक्शन पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लिया, आगे बढ़ गए। जिस चीज का चैप्टर है वो तो पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन। तो जब क्वेश्चन किया, पहला यूपीएससी में आया हुआ था शायद ये क्वेश्चन, कि कम्युनिस्ट
मोमेंट मतलब फादर एम एन रॉय ने क्या स्टार्ट किया था, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था, और वो लक्ष्मी लाइन के उस चैप्टर की पहली पेज की वो पहली पेज पे पहली लाइन थी। तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा कि किस लाइन कहाँ यूज आएगी, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से आप धीरे धीरे अपने आप हर सब्जेक्ट की बनाते चले जाओगे। ज्योग्राफी में कुछ और इम्पोर्टेंट, अच्छा जब आप पढ़ते हो ना तो ये थिंकिंग प्रोसेस ये सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन होती है। मैं जब पढ़ रही थी, मैं बताती हूँ, हमने क्लास ले लिया एक इकोनॉमिक्स में, हो गई इकोनॉमिक्स नहीं हुई, एक टर्म आती है जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स टैग। हम हमेशा भुजिया खाते आए हैं, हमेशा से खाते आए हैं भुजिया। हाँ, बीकानेरी, हाँ बीकानेरी भुजिया खाते हैं, तो वो पैकेट हमेशा बचपन से आज तक, जब तक मैं यहाँ नहीं आई थी, मैंने हमेशा वो पैकेट देखा है भुजिया का, कभी गौर नहीं किया कि उस भुजिया के पैकेट पे क्या लिखा हुआ है। फिर जब पढ़ा एक दिन क्लास में, जीआई टैग हो गया, उसके बाद ऐसे सामने रखा था वो पैकेट, किचन में देखा, पहले अभी जो पैकिंग आती है उससे पहले एक वो डार्क कलर की सी पैकिंग आती थी भुजिया, अभी तो शायद लाइट कलर की सी पैकिंग आती है, पहले एक डार्क कलर की पैकिंग आती थी, उस पर एक येलो स्टाम्प की तरह कुछ लिखा होता था, और स्टाम्प के अंदर लिखा था ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग नंबर 142, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। हम बचपन से भुजिया खाते आ रहे हैं, हमेशा से वो पैकेट पड़ा रहता है हमारे सामने, कभी गौर नहीं किया कि इस पे क्या लिखा है। उस दिन जब पढ़ लिया तो ऐसे ध्यान चला गया कि ये तो काम का है, तो लगा ये तो काम का, ये तो आना चाहिए, नोट्स में आना चाहिए, लिख लिया ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग नंबर 142 मिला है भुजिया को। अब मुझे लगा यार ये तो और थोड़ा सा अगर रिटर्न में मेंस में एनहांस करना है किसी आंसर को, तो ये भी ठीक है कि हम टैग नंबर, या ये मेरे एफर्ट थे कि अगर ये चीज दिख गई तो क्यों ना इसको और थोड़ा, कि कौन सी कोटा डोरिया को कौन सा टैग नंबर मिला हुआ है। हाँ, कि अगर क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर में कि राजस्थान में किसको जियो ये जीआई टैग मिला हुआ है, तो उसमें मैं विद नंबर लिख दूंगी। ये दिमाग अपने आप कह दिया, किसी ने बताया नहीं या टीचर ने नहीं बताया, वो थॉट प्रोसेस अपने आप धीरे धीरे डेवलप होता जाता है। जब आप पढ़ते जाते हो आपकी सारी चीजें एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, अब वो कंटेंट के सिवा कुछ भी नहीं दिखता, ये भी मेरा कंटेंट है, ये भी मेरा कंटेंट है, ये भी मेरा कंटेंट है। मैंने लिख लिया उसको कॉपी में कि ये तो, अब आप भुजिया का पैकेट अब आप खोल के देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये इस पे जीआई टैग लिखा हुआ है। दूसरा, हमारे यहाँ इतनी सारी डिबेट्स होती है, इलेक्शन की डिबेट्स होती है, एथिक्स थोड़ी हुआ है। एथिक्स पढ़ोगे तो उसमें टर्म्स आती हैं, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोबिटी, ये सारी टर्म्स आती हैं, तो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज तक भी डिबेट्स देखते आए हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स हमेशा से देखते आए हैं, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की तू मैं ये होती रहती है, वो होती रहती है, इलेक्शन आते हैं तो थोड़े से ज्यादा हो जाती हैं वो चीजें, तो अब सुनते आए हैं, कभी ध्यान नहीं दिया, ये तो यूं ही बोल रहे हैं, यूं ही बोल रहे हैं, यूं ही बोल रहे हैं। तो कई बार लगता है कि ये चीजें कितनी आप उसको एथिक्स में कोट कर सकते हो। एक बार शायद 2019 के इलेक्शन के टाइम की बात है, तब टीवी पे एक डिबेट आ रहा था, ऐसे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का कोई किसी मुद्दे पे डिबेट होगा, उसमें वो कह रहे नहीं इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो फिर घर पे भी अपन बात करते हैं उस चीज के लिए, घर पे भी हो जाता है ना, जब इलेक्शन के टाइम पे पापा बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं, हमको कोई और सही लगता है, घर पे भी वही माहौल हो जाता है, तो फिर घर पे भी वो हीटेड सी डिबेट हो जाती है। तो बातें चल रही कि नहीं ये सही कह रहे हैं, ये नहीं मिनिस्टर, फिर मेरे दादाजी ने कहा कि मिनिस्टर तो हमारे टाइम पे थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिन्होंने ये रेलवे का एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुझे नहीं पता था ये बात, एथिक्स में किसी ने एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं तो उसमें था भी नहीं, उस टाइम पे मैंने पढ़ा भी नहीं था, मुझे लगा ये तो कंटेंट है, ये तो लिखा जाएगा किसी एग्जाम्पल में। इंटेग्रिटी क्या होती है? वो होती है जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक छोटे से रेलवे एक्सीडेंट के बाद अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। ये हर जगह, अब तो शायद हर जगह आपको उसमें नोट्स में भी मिल जाता है ये एग्जाम्पल। पता था आपको किसी को ये? हाँ, पता था आपको, है ना? पर ये पता, अब चीजें बहुत पता होती है लेकिन उसको यूज कहाँ करना है वो धीरे धीरे जब आप पढ़ते हो तो अपने आप आ जाता है। समझ में आया कि थॉट प्रोसेस कैसा था? आ रहा है आपको धीरे धीरे समझ में? अच्छा, आपको बुक्स की लिस्ट तो पता है या नहीं पता, वो भी कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ना है आपको? हाँ, नहीं पता?
कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो चुके हैं? लाउडर। बायोलॉजी और राजस्थान हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न भी हो गई, और इंडियन मॉडर्न हो गई। तो बेसिक बुक्स हिस्ट्री के लिए तो एक तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी, आप फाउंडेशन में है तो धीरे धीरे पढ़ते रहिए उनको। एनसीईआरटी तो वैसे आप सबकी पढ़ लीजिए, नोट्स में है, लेकिन आप फाउंडेशन के लिए तो एक साथ कंसोलिडेटेड नोट्स तो होंगे नहीं, बाहर वाले नोट्स पढ़े तो उसमें सब रहता है। आप तो साथ साथ पढ़ते रहिए जो जो भी एनसीईआरटी, जो जो भी क्लास में चैप्टर्स हो रहे हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ये सबको पता है। हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी प्लस वो आर एस शर्मा पढ़ते हैं, या लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, है ना। और एंशियंट, अब तो खैर आर एस के क्वेश्चंस भी ऐसे ही आ रहे हैं जो यूपीएससी टाइप से ही हैं। यूपीएससी करने वालों के लिए बहुत फायदा है आर एस में आजकल। आर एस में भी इतनी डिटेलिंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। पहले वो फैक्चुअल क्वेश्चंस जो आते थे, उससे 2 साल से आरपीएससी ने भी अपना पैटर्न चेंज किया है। हाँ, क्यों नहीं किया? हाँ, अरे वाह, ये मेरा, आप मानो कि उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, या फिर मैंने सोचा, जैसे मैंने बोला मैंने सी करने के बाद यहाँ स्विच किया था, मुझे लगा मुझे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना चाहिए। फेल हो गई तो क्या पता मैं बैकआउट कर जाऊं। तो ये मेरा डिसीजन था, ये मैं कतई नहीं कह रही कि आप इसको फॉलो करें। मुझे लगता है कि शायद मैंने गलत किया, मेरे को यूपीएससी से ही स्टार्ट करना चाहिए था। देखिए, मेरे घर में कोई आसपास नहीं है ये बताने के लिए कि यूपी मतलब सिविल सर्विसेज में, बस सोचा था, पर ये कोई गाइडेंस या ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास। तो हो सकता है, मुझे लगता है कि यार मैं बाहर, एक होता है ना कि साथ वाले जॉब कर रहे हैं और मुझे लगता था कि यार मैं पढ़ाई में यूपीएससी में दिल्ली रहना प्लस कोचिंग की फीस, मुझे लगता इतनी तो मैंने सीए में फीस खर्च कर दिया, तो मैं पहले खुद से कुछ बन जाऊं, फिर यूपीएससी की पढ़ाई खुद से फाइनेंस कर लेंगे। बट वो फिर ये आरपीएससी ने ऐसा फंसा ही लिया कि मौका लगा नहीं मुझे देने का। न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। उसके बाद जो डिबेट्स आती, अभी तो मुझे नहीं पता सनसेट टीवी पे डिबेट्स आती, शायद नहीं आती, कोई फॉलो कर रहा है? आती है तो वो डिबेट्स फॉलो कीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, उनका व्यू पॉइंट क्या है, हमारे सोचने का तरीका उनके हिसाब से हो जाता है। अभी हम, आप लोग स्पेशली उस एज पे हैं जहाँ पे आपको लगता है एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट ही सही है, हम ये नहीं सोचते कि दूसरे व्यू पॉइंट भी सही हो सकता है। और मैं भी ऐसी ही थी, एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स होते हैं, या तो मैं किसी चीज को या तो मेरे लिए कोई चीज अच्छी है या तो मेरे लिए कोई चीज बुरी है, ऐसे इसी टाइम पे इस एज में, या फिर हम जब स्टार्ट करते हैं तो यही मानते हैं। लेकिन अब जब हम पढ़ने लगते हैं या धीरे धीरे, तो हमें लगता है बीच का रास्ता सही है, ना ये सही है ना ये सही है, बीच का रास्ता सही है। और वो तब समझ में आता है, आप या तो डिबेट्स देखिए, दोनों तरह के व्यू पॉइंट्स समझने की कोशिश कीजिए, दोनों एक्सट्रीम्स पे मत जाइए। इंडिया को पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए, हाँ कर देना चाहिए, हाँ कर देना चाहिए, ऐसे नहीं, या फिर नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिससे हम उससे बदला भी ले लें, और बदला बीच का रास्ता क्या हो सकता है। टॉक्स, आज तक अगर हमको वो एक्सट्रीम एंड पे जाना होता तो हम कब का खत्म भी कर चुके होते पाकिस्तान को, नहीं, क्योंकि वहाँ हमारे जैसे दोनों बैलेंस कितना करना, करके चलना पड़ता है पावर को, है ना। तो वैसे क्वेश्चन जब आप धीरे धीरे करेंगे या डिबेट सुनेंगे, आपका ऑटोमेटिकली माइंड वैसा हो जाएगा कि बीच का क्या रास्ता है। हम भले हम नहीं सोचे, लेकिन क्वेश्चन के लिए सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज द मिडिल वे। देखिए, यूपीएससी में तो अगर आप कर रहे हैं तो आपके जब तक 6 या जितने भी आपके पास अटेम्प्ट है, आपका मोह कभी भंग नहीं होगा। अगर आप सीरियसली दे रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये अगली बार भी दे ही लेते, जब तक नहीं होगा, जब तक है जान तब तक हम देंगे यूपीएससी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला मुझे तो नहीं लगता कोई ट्रॉमा होता है कि एक बार ही करेंगे उसके बाद नहीं करेंगे, ऐसा लगता है क्या किसी को? किसी को नहीं लगता। आपने इतनी मेहनत से इतनी कोचिंग ली, इतनी इतनी जान लगाई पढ़ाई करने में, सब कुछ सैक्रिफाइस किया, उसके बाद आपको लगता है आप एक अटेम्प्ट करके छोड़ देंगे? नहीं, कब कोई नहीं छोड़ता।
तो ये तो कोई, ये बल्कि अच्छी बात है, इसको ट्रोमा नहीं, इसको पॉजिटिव, ये सोच के लीजिए कि हमको एक अटेम्प्ट में करना है, लेकिन नहीं हुआ तो ये नहीं कि हम छोड़ देंगे। पहली बात तो कोई छोड़ता नहीं है, दूसरी बात उसको सर पे जीने मरने जैसा भी कुछ नहीं है। विकास सर का तो पता ही है, 6 अटेम्प्ट हो गए थे, उसके बाद भी जीना मरना का सवाल थोड़ी हो गया। हमारे लिए कुछ डिसाइडेड है तो अच्छा ही है, नहीं हुआ तो भी अच्छा है, हो जाएगा तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मैं हमेशा ये जरूर कहती हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट आपके गोल्डन अटेम्प्ट है, उसमें आप जितनी जान लगा सकते हैं लगा दीजिए, इसको ट्रोमा मत बनाइए। क्योंकि आप जितने वो घड़ा होता है ना, कच्चा घड़ा, अभी आप वो हैं फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट तक तो ऐसे ही रहते हैं, कि आपकी सीखने की कैपेबिलिटी रहती है आपके अंदर, मन रहता है कि हाँ यार पिछले बार मैंने ये गलती कर दी थी, इस बार नहीं करूंगा। लेकिन जैसे जैसे अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे सीखने की और अपने अंदर सुधार करने की थोड़ी सी एबिलिटी डाउन होती जाती है, हम थोड़े रिजिड हो जाते हैं, इसलिए ट्रोमा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन मैं खुद भी हमेशा ये मानती हूँ कि फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में हो जाए तो चांसेस उसमें ज़्यादा रहते हैं। आप किसी भी रिपीटर को लेके खड़ा कीजिए या किसी फ्रेशर को लेके खड़ा कीजिए, फ्रेशर की अच्छी रैंक आने की चांसेस हमेशा ज़्यादा रहेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि अच्छा, मैं इसमें माइंडसेट वाली बात है वो भी बता देती हूँ। एक इंसिडेंट, मुझे भी ये लगता था जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं पीजी में रहती थी, तो साथ में पीजी में तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कितने कितने अटेम्प्ट देके बैठे रहते हैं, और ऊपर से वो लाइब्रेरी में भी जाते हैं, तो और उनको और लोग मिल जाते हैं। फिर वो हम लोग ऐसे बैठ के बातें करते थे कि यार उसको तो वो भी आता है, उसने तो, मैंने, मुझे एक डाउट था, मैंने उससे ये पूछा और उसने तो मुझे आगे पीछे का सब कुछ बता दिया। इनका कितने अटेम्प्ट हो गए थे, गया उसको देख के तो कॉम्प्लेक्स फील होता है कि अपने को कुछ नहीं आता। तो मैंने कहा उसके कितने अटेम्प्ट हो गए थे, तो यार 3-4 अटेम्प्ट, पता नहीं 3 या 4 जितने भी बोला। मैंने कहा तो इसमें कॉम्प्लेक्स फील करने की क्या बात है, 3-4 अटेम्प्ट अगर हम दे देंगे तो हमें भी उतना तो और नहीं आता तो गड़बड़ है ना, आना कौन सी गड़बड़ है, उसको 3-4 अटेम्प्ट के बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है, फिर तो आप रेस में हो ही नहीं। उसको आ रहा है ये तो आना ही चाहिए, ये तो जरूरी है ना, नहीं आता तो गड़बड़ है। मैंने कहा अपन अपन तब तक वहां पहुंचेंगे, हमने तो अभी स्टार्ट ही किया, तब हमें भी आ जाएगा। अच्छा, मुझे तो मैंने बताया कि सीए करके यहाँ आई थी, तो मुझे तो कोई दूसरे एग्जाम के बारे में मैंने सोचा ही नहीं कि होते कौन से एग्जाम है, मुझे ये भी नहीं पता। इवन कौन कौन से पोस्ट होती है, ईओ आरओ, ये क्या, ये मुझे यहाँ आके पता चला कि और कोई एग्जाम भी होते। मैंने कभी नहीं सोचा कि दूसरे एग्जाम दे लेते हैं। मैंने 2016 में सीए किया, उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया 2021 में। 21 में हमारा फाइनल रिजल्ट आया था, 5 साल थे, मैंने कोई दूसरा एग्जाम नहीं दिया। हो सकता है आप इसको लो, आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर ऐसी है कि आपको जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी तो अलग बात है, बाकी आप क्यों किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं। आजकल हाँ, आप जरूर उसको बैकअप में जरूर रख सकते हैं कि हाँ यहाँ नहीं हुआ तो कोई और एग्जाम दे के रख ले, लेकिन वो कभी इसका सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। आपका मेजर गोल कभी भी माइनर गोल कैसे फुलफिल कर सकता है, हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको आपकी स्ट्रेंथ वो बताती, स्ट्रेंथ और वीकनेस से कैसे खेलते हैं या क्या करते हैं। मैं अलवर से हूँ, मेरा वेस्टर्न राजस्थान से कोई टच नहीं रहा इससे पहले। मैंने बहुत सारी चीज़ें तो यहीं आके देखी कि अच्छा राजस्थान में ये भी होता है, ये आटा साटा, ये जो प्रथाएं, ये वेस्टर्न राजस्थान में जो चीज़ होती है, जो आप बहुत अमूमन ये चीज़ देखोगे कि ईस्टर्न राजस्थान वालों को ये चीज़ें नहीं पता होती। दूसरा, मैं प्रोफेशनल बैकग्राउंड से एकदम एकदम उठ के यहाँ शिफ्ट हुआ, और घर में भी ऐसा कोई कल्चर नहीं था कि आप ये सब चीज़ों इनसे जुड़े रहो कि क्या रीति कुरीति क्या होती है, कुछ नहीं पता था मुझे। यहाँ आके मैंने देखा, शुरू शुरू में तो लगा कि कैसे, कि राजस्थान का कल्चर मेनली वेस्ट राजस्थान का कल्चर है, आप देखोगे तो, है ना, हिस्ट्री भी मेनली वही पढ़ाई जाती है। अलवर या उधर मत्स्य की कितनी छोटी सी हिस्ट्री आती है, मेनली मेवाड़ मारवाड़ कवर करता है आपका पूरा राजस्थान, सारी इंस्ट्रूमेंट्स, आपके सारे लोक देवता सब सब उधर साइड के आते हैं। मुझे ऐसा लगता था मैं आई एम एज गुड एज आउटसाइडर, कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं दूसरे स्टेट की हूँ जिसको राजस्थान का कोई कल्चर का किसी का आता पता नहीं है। स्टार्टिंग में जब मैं आई थी मुझे लगा कि मैं हो सकता है मुझे ज़्यादा एफर्ट डालने पड़े राजस्थान के हिस्ट्री कल्चर को याद करने के लिए, क्या होता है। कुछ लोग जो वेस्टर्न राजस्थान के, उनको उनको नहीं याद करने की जरूरत ना कि कौन से गहने कहाँ पहने जाते हैं,
उनको उनको ऑलरेडी पता है क्या पहने जाते हैं। कोई बिश्नोई है, उनको पता है कि भवरिया पहना जाता है तो पहना ही जाता है। हमको मुझे 20 बार उस चीज को याद करना पड़ेगा कि कौन से गहने कहाँ पहने जाते हैं। मेरे लिए तो एक वीकनेस थी वो, पर मैंने उससे कभी वो नहीं सोचा कि यार ये फायदा ले जाएंगे। मुझे लगा इतना तो मैं कर लूंगी, मैं कहाँ फायदा ले सकती हूँ, उस पर जोर दो। हो सकता है ये मेरी वीकनेस है कि मुझे उधर का नहीं आता, पर मैं इतना कर लूंगी कि मेरा एग्जाम हो जाए। पर मैं एक्सेल कहाँ कर सकती हूँ, जो मेरा एरिया है। मैं करंट अफेयर्स को इतना 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 अच्छा कर लिया, इकोनॉमिक्स मेरी ठीक थी, या पॉलिटी मेरी अच्छी हो गई धीरे धीरे। तो ये लगा कि हाँ, उधर मैं बेसिक से नंबर भी ले आऊँ, हो सकता है उनसे ज्यादा ना ला पाऊँ तो उनके बराबर तो ले आऊंगी, लेकिन यहाँ उनसे ज्यादा ला सकती हूँ। यहाँ करंट अफेयर पे मैं ज्यादा मेहनत करके वहां उनसे ज्यादा नंबर गेन। कहाँ कंपटीशन में आपको ये नहीं देखना जो सब कर रहे हैं वो नहीं, आप उनसे ज्यादा कैसे कर सकते हो। तो अगर किसी और की वो स्ट्रेंथ है तो आपकी क्या है, आप उस पर जोर दो ना। उसकी स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकते आप अपनी स्ट्रेंथ लेके आइए। उसकी अलग होगी, आपकी अलग होगी। इतना हो जाए कि बेसिक हो जाए, और फिर जहां आपकी स्ट्रेंथ है वहां जाइए आप।